सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का लेसन 4 भारत में भूमि सुधार पढ़ने वाले हैं। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। भूमि सुधार। भूमि सुधार से अभिप्राय है भू स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूधारिता को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। भूमि एक मूलभूत प्राकृतिक एवं सीमित संसाधन है। अंग्रेजी शासन से पूर्व अर्थात मुगल काल में भूमि का पूर्ण स्वामित्व किसी के पास नहीं था। भूमि से संबंध रखने वाले सभी वर्गों का भूमि पर अधिकार था। कृषक को पट्टेदारी का संरक्षण उस समय तक ही था जब तक वह स्वामी को परस्पर निश्चित किया हुआ भाग या अनाज का हिस्सा देता रहा। औपनिवेशिक शासन में विभिन्न ब्रिटिश नीतियां उनके आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी एवं ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। इसलिए उन्होंने कई भू राजस्व प्रणालियां शुरू की, जैसे जमींदारी व्यवस्था, रैयतवारी व्यवस्था एवं मालवारी व्यवस्था। इन सभी का मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना था। इस प्रकार प्रचलित नीतियों एवं व्यवस्थाओं के कारण भू स्वामित्व का असंतुलित वितरण देखने को मिला है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए एवं शोषणकारी आर्थिक संबंधों को तोड़ने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। भूमि सुधार के माध्यम से कृषि उत्पादकता को बढ़ाने एवं सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त भूमि सुधार के अंतर्गत रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने, आर्थिक क्रियाओं में कृषि भागीदारी को बढ़ावा देने एवं भूमि का प्रभावी एवं कुशलतम उपयोग करने जैसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास किए गए। भूमि सुधार का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादन के कारकों में आवश्यकता अनुसार सुधार करना है, जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता अधिकतम हो सके। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता मुख्यतः दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है संस्थागत सुधार। इसके अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन के जरिए मध्यस्थ वर्ग का अंत करना, भू स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनर्वितरण, खेतों के आकार में सुधार करना एवं हदबंदी के जरिए एक सीमा से अधिक भूमि रखने की स्थिति में अधिशेष भूमि का भूमिहीनों के बीच पुनर्वितरण करना शामिल है। साथ ही चकबंदी के जरिए भूमि के बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा करना, सहकारी कृषि एवं सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, खेतों के उपविभाजन एवं विखंडन को रोकना, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना, लगान में कमी, काश्तकारों को भू स्वामित्व प्रदान करना आदि भी संस्थागत सुधार के महत्वपूर्ण भाग है। नेक्स्ट है तकनीकी सुधार। तकनीकी सुधारों में उन्नत किस्म के बीज, जैविक खाद व कीटनाशक, खरपतवार नाशक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, ऊर्जा, ऋण वित्त व्यवस्था, भंडारण सुविधाएं, विपणन, उन्नत कृषि विधियों व तकनीकों को शामिल किया जाता है। लेकिन ये तकनीकी सुधार संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते। इसलिए भारत में भूमि सुधारों के पहले चरण में संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी गई और फिर दूसरे चरण में तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता देते हुए कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं और समृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। संस्थागत सुधार जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, भू स्वामित्व कृषकों को हस्तांतरण,
खेतों के आकार में सुधार अर्थात चकबंदी या हदबंदी द्वारा। सहकारी व सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना। खेतों का उपविभाजन व विखंडन रोकना। लगान में कमी। भूधारण अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट है तकनीकी सुधार। कृषि का आधुनिकीकरण। उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग, अच्छी भंडारण व्यवस्था, अच्छी विपणन व्यवस्था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भू राजस्व प्रणालियाँ जमींदारी या इसे स्थायी भी कहते हैं और इस्तेमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जमींदार को ही माना गया, अतः इसे जमींदारी मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदलकर स्थायी कर दिया क्योंकि उसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्ष का समय अल्प है। लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारी 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि जमींदार किसान से कितना लगान वसूल करे, जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला, सरकार को नहीं, और इसका यह परिणाम हुआ कि जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा था। 1793 के विनियम 14 द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिला और 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया, अर्थात नियत समय तक यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी नीलाम कर दी जाएगी। यह व्यवस्था भारत के 19% भाग पर लागू की गई, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी शामिल है। इसका क्या प्रभाव पड़ा? 1812 तक संशोधनों के द्वारा जमींदारों को यह अधिकार दे दिया गया कि लगान न देने वाले किसानों की जमीन बिना न्यायालयों की पूर्व अनुमति के वे जब्त कर सकते हैं। इससे किसान अब कृषक दास में बदलने लगे। सूर्यास्त के नियम के कारण नए वर्ग जैसे व्यापारी, साहूकार आदि जमीन खरीदकर जमींदार बनने लगे, जिससे अनुपस्थित या दूरवासी जमींदारी का उदय हुआ। जमीनों की नीलामी के कारण उपसामंतीकरण का उदय हुआ। स्थायी होने के कारण कृषि की अनुकूल या प्रतिकूल पैदावार होने के बावजूद इसकी दरों में परिवर्तन नहीं किया गया, जिससे सरकार को भी हानि हुई। अंग्रेजों को यह लाभ तो हुआ कि उन्हें स्थायी रूप से लगान की सुनिश्चितता प्राप्त हो गई, जिसका प्रयोग उन्होंने साम्राज्य विस्तार व स्थिरीकरण में किया और कृषि व्यवस्था में निवेश या ध्यान न देकर सारा ध्यान व्यापार की उन्नति में लगा दिया। नेक्स्ट है फ्लाउड कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि इस व्यवस्था में अनेक खामियां हैं, अर्थात इस रिपोर्ट में स्थायी बंदोबस्त की आलोचना की गई। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी माना गया और लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया,
क्योंकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के साथ लागू की गई, अतः इसे रैयतवाड़ी कहा गया। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता था तो उसे भूस्वामित्व से वंचित कर दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा जारी की गई थी। (1820) में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। यहाँ इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 तक यह संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का 51% हिस्सा शामिल था। यह 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर 1/3 निश्चित की गई। सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य बिचौलियों मतलब जमींदारों के वर्ग को समाप्त करना था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में निश्चित राशि से अधिक वसूल की गई सारी रकम जमींदारों द्वारा हड़प ली जाती थी तथा सरकार की आय में कोई वृद्धि नहीं होती थी। अतः आय में वृद्धि के लिए सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया ताकि वह बिचौलियों द्वारा रखी जाने वाली राशि को स्वयं प्राप्त कर सके। प्रभाव रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में यह तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था भारतीय कृषकों एवं भारतीय कृषि के अनुरूप है, किंतु वास्तविकता इससे भिन्न थी। व्यवहारिक रूप में यह व्यवस्था भी जमींदारी व्यवस्था से कम हानिकारक नहीं थी। इस व्यवस्था ने ग्रामीण समाज की सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया तथा जमींदारों का स्थान स्वयं ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। सरकार ने अधिकाधिक राजस्व वसूलने के लिए मनमाने ढंग से भू राजस्व का निर्धारण किया तथा किसानों को बलपूर्वक अधिक उत्पादन के लिए बाध्य भी किया था। इस व्यवस्था के तहत किसान का भूमि पर तब तक ही स्वामित्व रहता था जब तक कि वह लगान की राशि सरकार को निश्चित समय के भीतर अदा करता रहे, अन्यथा उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाता था। अधिकांश क्षेत्रों में अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए लगान की दरें ऊंची रखी गई थी। माहलवारी व्यवस्था। महल का तात्पर्य है गांव। इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था, जिसे माहलवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक होल्ट मैकेंजी को माना जाता है। इसने 1819 के अपने प्रतिवेदन में माहलवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया, जिसे सर्वप्रथम 1822 में कानूनी रूप से लागू किया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश एवं पंजाब में लागू की गई तथा इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि का 30% भाग सम्मिलित था। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था तथा माल के समस्त भू स्वामियों के भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते थे। इसके क्या क्या प्रभाव थे? माहलवारी व्यवस्था का सबसे प्रमुख दोष यह था कि इससे माल के मुखिया या प्रधान को अत्यधिक शक्तिशाली बना दिया। किसानों को भूमि से बेदखल कर देने के अधिकार से उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई। इस व्यवस्था का दूसरा दोष यह था कि इससे सरकार एवं किसानों के प्रत्यक्ष संबंध समाप्त हो गए। इस पद्धति के अंतर्गत लगान का निर्धारण अनुमान पर आधारित था और इसकी विसंगतियों का लाभ उठाकर कंपनी के अधिकारी
अपनी स्वार्थ सिद्धि में लग गए तथा कंपनी को लगान वसूली पर अधिक खर्च करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यह व्यवस्था बुरी तरह विफल रही। भूमि सुधारों के उद्देश्य। औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदारी व्यवस्था मूल रूप से आर्थिक शोषण पर आधारित व्यवस्था थी। जमींदारी व्यवस्था ने एक ऐसा परजीवी वर्ग पैदा कर दिया जो दूसरों की मेहनत पर पलता था। यह शोषक वर्ग जिसमें जमींदार, साहूकार व अन्य मध्य शामिल थे, वास्तविक काश्तकारों से उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा छीन लेता था। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भूमि सुधारों का उद्देश्य उत्पादन के साधन के रूप में भूमि को ऐसा स्वरूप प्रदान करना था जिसके फलस्वरूप कृषि उत्पादकता अधिकतम की जा सके एवं ग्रामीण निर्धनता को कम करके सामाजिक न्याय एवं आर्थिक समानता को स्थापित किया जा सके। भूमि सुधारों के प्रमुख उद्देश्य। पुरानी भूधारण व्यवस्था को समाप्त करना तथा एक ऐसी नई व्यवस्था को जन्म देना जिसमें भूमि पर खेती करने वाले ही उसके वास्तविक स्वामी हो। भूव्यवस्था के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के शोषण व सामाजिक अन्याय को समाप्त करना। भूमिहीन किसानों एवं काश्तकारों को भूमि वितरण करके सामाजिक एवं आर्थिक समानता सुनिश्चित करना जिससे ग्रामीण गरीबी व बेरोजगारी की समस्या को हल किया जा सके। प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अर्थात आर्थिक न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करना। भूमि का स्वामित्व प्रदान करके काश्तकारों की स्थिति को मजबूत करना। और काश्तकारों के द्वारा भूस्वामियों को दिए जाने वाले लगान को नियमित करना। ग्रामीण जनसंख्या के सभी वर्गों को समान अधिकार व समान अवसर प्रदान करके सामाजिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करना। जनजातियों के हितों की रक्षा करना और धनी वर्गों को जनजातियों की भूमि को हथियाने से रोकना। कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करना। सार्वजनिक भूमियों का विकास करना। ग्रामीण गरीबी को दूर करना। यह सुनिश्चित करना कि ग्रामीण किसान के पास कम से कम भूमि का एक टुकड़ा अवश्य हो। भारत में भूमि सुधारों की रूपरेखा। भूमि सुधारों की रूपरेखा। बिचौलियों एवं मध्यस्थों का अंत। काश्तकारी सुधार। इसमें क्या क्या शामिल है? लगान का नियमन, काश्तकारी में स्थायित्व और स्वामित्व संबंधी अधिकार। तीसरा, भूमि का पुनर्गठन। इसमें चकबंदी, सहकारी कृषि, हदबंदी, सीमाबंदी, संवैधानिक एवं वैधानिक उपाय। प्रस्तावना में आर्थिक न्याय का सिद्धांत। अनुच्छेद 39 ख ग के तहत प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। यह शोषक वर्ग जिसमें जमींदार, साहूकार व अन्य मध्य शामिल थे, वास्तविक काश्तकारों से, ये तो हो गया। नेक्स्ट था इसमें मध्यस्थों या बिचौलियों का अंत। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में भू राजस्व की 3 प्रणालियां विद्यमान थी। इन्हें जमींदारी, रैयतवारी और मालवारी प्रणालियों के नाम से जाना जाता था। ये आपस में इस तरह से मिल गई कि इनकी अलग अलग पहचान करना मुश्किल था, लेकिन इन सब का झुकाव शोषण की ओर था। भारत में आर्थिक गतिहीनता का प्रमुख कारण कृषि क्षेत्र में गतिहीनता रहा है और कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का मुख्य कारण शोषणकारी भूमि संबंध रहे हैं। स्वतंत्रता के समय देश का करीब 57% क्षेत्र जमींदारी व्यवस्था के अधीन था। प्रमुख शोषक जमींदार वर्ग था जिससे विदेशी सरकार का सहयोग व समर्थन प्राप्त था। इस कारण जमींदारी उन्मूलन या मध्यस्थों के उन्मूलन को स्वतंत्रता के तुरंत बाद भूमि सुधार का मुख्य आधार
बनाया गया। भारत में बिचौलियों के अंत की शुरुआत सबसे पहले 1948 में मद्रास राज्य के द्वारा की गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां स्थायी बंदोबस्त लागू नहीं थे, वहां भूमि सुधारों का आसानी से क्रियान्वयन किया गया। वहीं बिहार, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों में भूमि का रिकॉर्ड न होने से भूमि सुधारों के सफल क्रियान्वयन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सबसे ऊपर ब्रिटिश सरकार थे, फिर जमींदार और फिर किसान। राज्यों द्वारा जमींदारी उन्मूलन 1948 से 50 मद्रास, बॉम्बे, हैदराबाद में। 1951 में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम में। और 1952 में उड़ीसा, पंजाब, सौराष्ट्र और राजस्थान में। और 1954 में पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली में। किंतु जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित अधिनियमों को बनाने, उस पर बहस करने, संशोधन करने तथा अंततः लागू करने में काफ़ी समय लग गया। अधिकतर राज्यों ने पहली योजना समाप्त होने से पूर्व भूमि सुधारों के संबंध में कानून पारित कर दिए थे, परंतु जब कानून बन गए और उन्हें लागू करने का समय आया तो जमींदारों ने कई प्रकार की अड़चनें पैदा की। जमींदारों ने न्यायालयों का सहारा लिया। भूमि रिकॉर्ड्स और दस्तावेज में अनेक प्रकार से फेरबदल कर दिए गए। किंतु इन सब समस्याओं के बावजूद भी स्वतंत्र भारत में सामंतवादी कृषि ढांचे का अंत हुआ तथा भूमि पर खेती करने वाले वास्तविक किसानों के शोषण में कमी भी आई तथा मध्यस्थों का उन्मूलन होने से भूस्वामियों की समस्या का कुछ हद तक समाधान हो गया। काश्तकारी सुधार। काश्तकारी व्यवस्था के अंतर्गत कृषि भूमि का मालिक खुद खेती नहीं करता और भूमि को काश्तकारों को कृषि कार्यों हेतु पट्टे पर दे देता है। स्वतंत्रता से पहले भारत में जमींदारी तथा रैयतवारी दोनों ही प्रणालियों में भूमि को पट्टे पर देने की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करने से पहले मुख्य रूप से 3 प्रकार की काश्तकारी होती थी। दखलकारी काश्तकारी। इसके अंतर्गत काश्तकारों को अपनी कृषि जोतों पर स्थायी अधिकार मिले हुए थे, इसलिए जमींदार उन्हें कानूनी रूप से बेदखल नहीं कर सकते थे। ऐच्छिक काश्तकारी। इसके अंतर्गत काश्तकारों को अपनी कृषि भूमि पर कोई स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे। जमींदार उन्हें कभी भी बेदखल कर सकते थे। उपकाश्तकारी। काश्तकार अपने उपयोग हेतु पट्टे पर ली गई कृषि भूमि को कृषि कार्यों हेतु अन्य किसी काश्तकार को दोबारा पट्टे पर दे देते थे। उपकाश्तकारों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यंत दयनीय होती थी। विभिन्न भूमि सुधारों के द्वारा जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें पूर्णतया सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। जमींदारों द्वारा भूमि सुधारों में व्याप्त कमियों का लाभ उठाया गया एवं आज भी वे बड़े किसानों, ग्रामीण पूंजीपतियों के रूप में विद्यमान हैं। मध्यस्थों के उन्मूलन और काश्तकारी सुधारों से संबंधित सरकारी प्रयासों के आलोक में प्रमुख 3 नीतियों की चर्चा की जाती है। पहली नीति, लगान का नियमन। औपनिवेशिक शासनकाल में भारतीय काश्तकारों की स्थिति अत्यधिक लगान की दर के कारण काफ़ी दयनीय हो चुकी थी। यह लगान दर उत्पादन का 34 से 75% तक थे। इसलिए 1947 के बाद काश्तकारों पर लगान का भार कम करने के लिए कदम उठाए गए। भारत में काश्तकारी को अवैधानिक नहीं माना गया है। लगान के काश्तकारों को अवैधानिक
नहीं माना गया है और लगान के नियमन के अंतर्गत इस बात की कोशिश की जाती है कि भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों से अधिक लगान न वसूला जाए। इस संदर्भ में योजना आयोग, वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जा चुका है। उसके द्वारा यह मार्गदर्शन दिया गया कि लगान की अधिकतम मात्रा कुल उपज के 1/5 से 1/4 भाग अर्थात 20% से 25% तक ही हो। विभिन्न राज्यों द्वारा लगान के नियमन हेतु विभिन्न प्रकार के कानून बनाए गए, लेकिन व्यावहारिक रूप से लगान संबंधी कानूनों का कठोरता से पालन न होने से भारत में इस क्षेत्र में अधिक सफलता देखने को नहीं मिली है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भूमि की सापेक्षिक कमी पाई जाती है। भूस्वामियों का ग्रामीण व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण है और वे अपनी मजबूत आर्थिक व सामाजिक स्थिति के बलबूते काश्तकारों से कहीं अधिक लगान वसूलने की स्थिति में है। काश्तकारों के आर्थिक सशक्तिकरण का अभाव। भूस्वामियों द्वारा काश्तकारों को विभिन्न रूपों में शोषण किया जाना। जमींदारों द्वारा काश्तकारों को भूमि से हटाए जाने का डर भी था। काश्तकारी में स्थायित्व। काश्त का अधिकार अस्थायी होने पर किसान की भूमि में व्यक्तिगत रुचि कम होती है। परिणाम स्वरूप वह भूमि की सुरक्षा करने, कुएं खोदने, पक्की बाड़ लगाने एवं खेत के रखरखाव तथा विकास पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। काश्त के अधिकार छीन जाने के डर के कारण कृषि भूमि को सुधारने, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए दीर्घकालिक योजनाएं तैयार करने का उसका सारा उत्साह ही लुप्त हो जाता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि फसल के अंतिम वर्ष में भूमि का इतना अधिक दोहन किया जाता है कि कई बार वह पूरी तरह बंजर हो जाती है। अतः सामाजिक न्याय और अधिक उत्पादन दोनों दृष्टियों से ही काश्तकार अधिकार की सुरक्षा के लिए विधान बनाया जाना आवश्यक हो जाता है। काश्तकारी में स्थायित्व के लिए विभिन्न राज्यों में अलग अलग कानून बनाए गए एवं सभी कानूनों में निम्न 3 बातों का ध्यान रखा गया। पहला, काश्तकारों की बेदखली कानूनी प्रक्रिया से हो। काश्तकारों की जो बेदखली है ये कानूनी प्रक्रिया से हो। काश्तकारों को बेदखल करने के लिए खुद काश्त मतलब वह भूमि जिस पर उसका स्वामी स्वयं खेती करता हो, उसी के आधार पर हो सकता है। यदि काश्तकार को बेदखल किया जाता है तो भूमि की एक न्यूनतम मात्रा काश्तकार के लिए छोड़ी जानी चाहिए। भारत में काश्तकारी में स्थायित्व प्रदान करने को लेकर अधिक सफलता देखने को नहीं मिलती। इस संदर्भ में नीतिगत स्तर पर निम्न मुख्य कारण पाए गए हैं। क्या क्या कारण है? ऐच्छिक समर्पण की समस्या, खुद काश्त की सही परिभाषा नहीं दी गई, पर्याप्त भू अभिलेखों की कमी। सर आर्थर यंग ने ठीक ही कहा था कि किसी व्यक्ति को उजाड़ बंजर भूमि का सुरक्षित स्वामित्व प्रदान कर दो, वह उसे हरे भरे बाग में बदल देगा, और उसे हरा भरा बाग 9 वर्ष के लिए पट्टे पर दे दो, वह उसे मरुभूमि बना देगा। नेक्स्ट है स्वामित्व संबंधी अधिकार। विभिन्न योजनाओं में इस बात पर जोर दिया गया है कि काश्तकार जिस भूमि पर खेती करते हैं उन्हें उस भूमि पर स्वामित्व अधिकार प्रदान किए जाए, अर्थात उस भूमि का उसे मालिक बना दिया जाए। इसलिए कुछ राज्यों में इस संबंध में कानून पारित किए गए, परंतु कुछ राज्यों ने इस दिशा में कोई कार्य ही नहीं किया, जबकि कुछ अन्य राज्यों में बनाए गए कानून प्रभावी एवं पर्याप्त नहीं थे। अन्य राज्यों की तुलना में
पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल को अधिक सफलता मिली, लेकिन कई राज्यों में काफ़ी समय तक बहुत से काश्तकारों ने अपनी काश्ताधीन भूमि को खरीदने के लिए कोई कदम नहीं उठाए, क्योंकि काश्तकारों के पास भूमि खरीदने के लिए धन का अभाव था एवं काश्तकारों द्वारा भूस्वामियों के डर से भूमि खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं ली गई। भूमि का पुनर्गठन। भारत में कृषि भूमि का आकार एवं उसके हिस्सों का अलग अलग फैला होना भी एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ था। जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ भूमि पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। क्योंकि भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए भूमि के पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई। उपविभाजन एवं अपखंडन की समस्या। जब भूमि का कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजन हो जाता है तो इसे भूमि का उपविभाजन कहते हैं, जबकि अपखंडन के अंतर्गत एक व्यक्ति का कुल भूस्वामित्व अलग अलग स्थानों पर बिखर जाता है। भारत में जोतों का उपविभाजन एवं अपखंडन विभिन्न कानूनी, सामाजिक, आर्थिक तथा जनांगीय कारणों से देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गई, जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है एवं इस संदर्भ में कृषि गणना 2015 में जारी किए गए आंकड़ों में निम्न प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उन्नीस सौ 70-71 में कृषि जोत का औसत आकार कितना था? 2.28 हेक्टेयर था। 2000 और 2001 में 1.33 हेक्टेयर और 2005-06 में 1.23 हेक्टेयर और 10-11 में 1.15 हेक्टेयर, 15-16 में 1.08 हेक्टेयर। जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन के कारण। भारत में जोतों के उपविभाजन और अपखंडन के पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारणों को उत्तरदायी माना गया। उनमें भूमि पर जनसंख्या का दबाव, संयुक्त परिवार का विघटन, उत्तराधिकार का नियम और निजी संपत्ति का अधिकार, किसानों की ऋण ग्रस्तता, भारत में प्रचलित बटाई प्रथा और हस्तशिल्प और ग्राम उद्योगों का पतन, भूमि से लगाव। भूमि पर जनसंख्या का दबाव। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था के द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र के व्यवसायों में रोजगार के अवसरों में तेजी के साथ वृद्धि नहीं हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व ग्राम उद्योगों का पतन हो गया है। परिणाम स्वरूप गाँव में कृषि भूमि पर जनभार बढ़ा है। संयुक्त परिवार का विघटन। भारत में संयुक्त परिवार का विघटन बहुत तेजी से हो रहा है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण गाँव के किसान परिवारों में जमीन को बांटने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जिससे खेतों का उपविभाजन और अपखंडन बढ़ रहा है। उत्तराधिकारी का नियम। उत्तराधिकार के नियम से भी जोतों के उपविभाजन और अपखंडन में सहायता मिली है। पिता की मृत्यु के बाद जब भू संपत्ति का उत्तराधिकारियों में विभाजन हो जाता है तो जोतों के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। नेक्स्ट, निजी संपत्ति का अधिकार। भारत में लोगों को निजी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिला हुआ है, अतः कृषि भूमि को आसानी पूर्वक खरीदा या बेचा जा सकता है। इस प्रकार कृषि का उपयोग व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं व परिस्थितियों के अनुसार किया जाने लगा।
नेक्स्ट है किसानों की ऋणग्रस्तता। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों को ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि महाजनों व साहूकारों के पास गिरवी रखनी पड़ती है। प्राय किसान ऋण का भुगतान नहीं कर पाते और इस प्रकार भूमि को साहूकार हथिया लेते हैं और कालांतर में भूमि कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। नेक्स्ट है भारत में प्रचलित बटाई प्रथा। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान में भी लगभग 40 से 50% भूमि किसी न किसी प्रकार की पट्टेदारी के अंतर्गत है और इसमें से काफ़ी भूमि बटाई पर है। प्राय जमींदार अपनी भूमि बटाई पर किसी एक काश्तकार को न देकर बहुत से काश्तकारों को देते हैं। इससे जोतों के टुकड़े हो जाते हैं। हस्तशिल्प और ग्राम उद्योग का पतन। भारत में छोटे आकार के जोतों का एक बड़ा कारण ग्राम हस्तशिल्प एवं ग्राम उद्योगों का पतन है। हस्तशिल्प उद्योगों के कारण बहुत से शिल्पियों को रोजगार मिला हुआ है, किंतु उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पाद के सामने हस्तशिल्प उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पाद प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। इसके परिणाम स्वरूप हस्तशिल्प उजड़ गए एवं शिल्पियों को अपना पृथक व्यवसाय छोड़कर कृषि का ही सहारा लेना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि पर अतिरिक्त भार आने लगा तथा जमीन और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई। भूमि से लगाव। किसानों को भूमि के साथ लगाव भारत में खेतों के छोटे होने के कारणों में से एक है। भारतीय किसान भूमि को केवल जीविका का साधन ही नहीं समझता, प्रतिष्ठा और सम्मान का आधार भी समझता है। परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक भूमि में हिस्सा पाना चाहता है और इस प्रकार खेतों का आकार छोटा हो जाता है।